हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में मैं आप लोगों को परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी हैं या किस प्रकार से परंपरागत राजनीति शास्त्री अपने विषय का अध्ययन करने के लिए तरीका प्रयोग में लिया करते थे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का मुख्य आधार जो है वो आदर्शवादी या कल्पनात्मक या मानकात्मक है, यानी कि यह विषय आदर्शों पर प्रमुख रूप से बल देता है। प्लेटो के पश्चात सिसरो और मध्ययुग में संत ऑगस्टाइन के चिंतन में भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की स्पष्ट झलक मिलती है। यानी परंपरागत राजनीति शास्त्र का प्रारंभ अगर हम प्लेटो से करते हैं तो मध्ययुग में आते आते उस तरीके को या उस अध्ययन पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास संत ऑगस्टाइन के द्वारा किया गया और आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की, लियो स्ट्रॉस आदि के रचनाओं में परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में देखने को मिलता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्लेटो के द्वारा जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी या जिस पूर्ण आदर्श की मॉडल को राज्य के संदर्भ में प्लेटो स्थापित करना चाहता था वो पूरी तरह से कल्पनात्मक था। कल्पनात्मक से आशय यह है कि व्यावहारिक जीवन में इस तरह के आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं थी। इसी तरह से संत ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड में क्योंकि संसार में ये माना कि सांसारिक नगर शैतान से प्रशासित है जबकि ईश्वरीय नगर ईश्वर द्वारा संचालित होता है। आधुनिक युग में अगर हम देखें तो लॉस्की की किताब अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में उनके द्वारा भी उन समस्याओं का उल्लेख किया गया है कि एक राज्य को क्या करना चाहिए। इन सब विचारकों के आधारों पर हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं में मुख्यतः निम्न विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं। पहला है कल्पनात्मक और आदर्शी, यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है कि वह कल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें राजनीतिक विज्ञानियों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना अपने मस्तिष्क में स्थापित कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे कि प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस दार्शनिक राजा को व्यावहारिक जीवन में प्राप्त करने का या आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास उसके द्वारा किया गया। दूसरा है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियों से आशय है कि प्लेटो के द्वारा जिस रचना की या जिस विषय के उल्लेख किया गया उसके द्वारा जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया वह पूरी तरह से वर्णनात्मक और प्रधानतः वह विश्लेषणात्मक या ऐतिहासिक रही। परंपरागत राजनीति विज्ञान एक लंबे समय तक इतिहास की चार दीवारी में ही फला फूला और ऐतिहासिक संकल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री को संजोता रहा। अगला है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति शास्त्री क्या होना चाहिए इन सब बातों पर विशेष बल देते हैं, यानी राज्य ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। इन सब बातों पर कोई अपने अध्ययन में प्रमुख रूप से सम्मिलित करते हैं। अगला है राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति विज्ञानी राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, यानी ये मानते हैं कि राज्य जो है उच्चतम जीवन का साधन है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए और मात्र जीवन के लिए नहीं है। इसी प्रकार से रूसो ने ये कहा कि सब नागरिकों की ये इच्छा जो है वो सामान्य हित होती है, सामान्य इच्छा ही राज्य है। अगला है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन से आशय है कि परंपरागत राजनीति शास्त्री मुख्य रूप से
कानूनी अध्ययन पर ही बल देते थे कि उनके द्वारा लाइब्रेरी में बैठ के या अपने स्तर पर उनके द्वारा अध्ययन किया, जहाँ पे लिखित संविधान थे, उन संविधानों का व्यावहारिक जीवन में क्रियान्वयन कैसा होता है, इस बारे में उनके द्वारा अध्ययन नहीं किया गया, बल्कि संस्थाएं या उनके संविधानों में किस रूप में संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, इस बारे में ही उनके द्वारा अध्ययन किया गया। अगला है प्रधानतः संकुचित अध्ययन। प्रधानतः संकुचित अध्ययन से आशय है कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों का अध्ययन मुख्यतः पश्चिमी राज्यों या पश्चिमी या यूरोपीय देशों तक ही रहा, या इनके द्वारा अमेरिका की व्यवस्था का अध्ययन किया। लेकिन इन परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने साम्यवादी देशों और विकासशील देशों की व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया, और इसी कारण से इनके अध्ययन का क्षेत्र को हम व्यापक अध्ययन पद्धति या व्यापक अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ यूरोप जैसे या फिर अमेरिका की व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया गया। अगला है दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। परंपरागत राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र पर से इतना अधिक प्रभावित है कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन के द्वारा राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन भी कहा जाने लगा, जैसे कि रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा अथवा टी.एच. ग्रीन की कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ये सब दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन ही हैं। अगला है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन से आशय है कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों का अध्ययन निष्पक्षता लिए हुए नहीं था। उनके अध्ययन निष्कर्षों में उनकी स्वयं की शैली या उनके स्वयं के जो मत हुआ करते थे उसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा। हॉब्स लॉक और रूसो ने जिस सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनके द्वारा मानवीय स्वभाव का जो उल्लेख किया गया, उस मानवीय स्वभाव की व्याख्या में उनके स्वयं की जो मान्यताएं थी उसका प्रभाव अधिक पड़ा। संक्षेप में परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की अध्ययन पद्धतियाँ मुख्यतः इस बात पर ही आधारित थी कि वो ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित किए हुए थे।